हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं, जो कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिना देर किए चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को हुई थी और इसमें पूरा युद्ध दो भाग में बट गया था। एक था धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। एक था धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के तरफ जापान था, जर्मनी और इटली शामिल थे दोस्त। और मित्र राष्ट्र के ओर से सोवियत संघ जिसे हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, और ब्रिटेन तथा अमेरिका था। मित्र राष्ट्र का विजय हो गया था। अब क्वेश्चन एक और पूछ सकता है दोस्त कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम पराजित देश कौन था? अंतिम पराजित देश कौन था? तो आंसर होगा जापान। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्त दो भाग में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो प्रश्न हम लोग का था कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो जर्मनी था दोस्त, जापान भी था, इटली भी था। सोवियत संघ दोस्त मित्र राष्ट्र में था, इसलिए धुरी राष्ट्र में सोवियत संघ नहीं था, इसलिए आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट खान में मैग्नीज और तांबा दोनों का खनन होता है दोस्त। बालाघाट में मैग्नीज और तांबा दोनों खनन होता है। उत्पादन की दृष्टि से तो मैग्नीज होता है 80% और तांबा होता है 40%, इसलिए आंसर हो जाएगा मैग्नीज। क्या आंसर होगा दोस्त? मैग्नीज। अगर जो बोलेगा कि भारत में मैग्नीज उत्पादन का पहला राज्य कौन है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त एमपी। और भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो मैग्नीज के भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले आता है राजस्थान, पहला नंबर पर है। दूसरा नंबर पर जो है वो है एमपी। मैग्नीज के उत्पादन में पहला नंबर पर है मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर है राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है दोस्त? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? मौसम के हिसाब से फसल जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। एक होता है खरीफ और एक होता है रबी और एक होता है गर्मा फसल। जून और जुलाई में बोया जाता है। नवंबर और दिसंबर में
काटी जाती है उसे हम लोग कहते हैं खरीफ फसल, जिसका कुछ उदाहरण हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, ईटीसी। अगर जो रबी फसल में देखें दोस्त, रबी फसल की बात करें तो रबी फसल का जो है बुआई जो होता है, रबी फसल का जो बुआई होता है वह अक्टूबर और नवंबर में होता है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होते हैं गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, ईटीसी। एक और होता है गर्मा फसल। क्या होता है दोस्त? गर्मा फसल। तो गर्मा फसल का जो बुआई होता है मई और जून में होता है और इसका कटाई होता है जुलाई और अगस्त में। और इसके एग्जाम्पल हो जाएगा राई, मक्का, ज्वार और मड़ुआ। खेती में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो मटर दोस्त रबी फसल हो जाएगा, गेहूं रबी फसल हो जाएगा, चना रबी फसल हो जाएगा। तो यहाँ खरीफ फसल जो है चावल है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन एक डेयरी पशु नहीं है? डेयरी पशु का मतलब होता है वैसे जानवर जो दूध देता है। तो यहाँ पर डेयरी पशु हो जाएगा बकरी, भैंस, गाय। दोस्त ऊंट यहाँ पर डेयरी पशु नहीं है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा आप लोग को टाइम लेंगे दोस्त, और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के जो बीच से होकर गुजरता है इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग कह देते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ऊपर की ओर बढ़ते हैं दोस्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे इसको दोस्त। उत्तर की ओर जो है उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा बोल देंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा जो दक्षिण की ओर है उसको बोल देंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। अब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त। और इधर से जो लाइन है दोस्त, इस तरह से जो लाइन बनता है पृथ्वी पर, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं दोस्त? देशांतर रेखा।
सभी देशांतर रेखा आपस में बराबर होते हैं। सभी देशांतर रेखा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन जो अक्षांश रेखा है दोस्त, वह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वह विषुवत रेखा कहलाती है, जो कि पूरे पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा अक्षांश रेखा वैसे वैसे छोटी होती जाती है, और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की तरफ आता है वैसे वैसे अक्षांश रेखा घटते जाती है। तो हम लोग देख लिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, और कर्क रेखा भारत को दो भाग में बांटती है। याद रखिएगा दोस्त, कर्क रेखा किसको दो भाग में बांटती है? भारत को दो भाग में बांटती है। भारत को दो भाग में बांटती है। और जो विषुवत रेखा है यह पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। किसको बांटती है दोस्त? पृथ्वी को। और जितनी सारी ये रेखाएं हैं दोस्त, सभी के सभी एक काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है दोस्त? काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। यह पृथ्वी पर कहीं खींचा हुआ रेखा नहीं है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्त, यहाँ एक अक्ष वाला एक सिरा यहाँ है और एक सिरा यहाँ है, तो जिसको हम लोग एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर है यूगोस्लाविया। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? एल नीनो क्या है? जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 साल के बाद आते रहता है। यह पेरू एक देश है। पेरू के तट पर उष्ण समुद्री धारा की के रूप में उत्पन्न होती है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 साल के बाद आती है। और यह कहाँ आता है दोस्त? पेरू के तट पर उष्ण समुद्री धारा के रूप में उत्पन्न होता है। तो सही आंसर हो जाएगा पेरू। सही आंसर क्या होगा? पेरू। बोवेन राजवंश, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, को यह डैश है कौन सी संधि पर, यानी किस संधि की हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया, यानी पुनः सत्ता में लाया गया? बोवेन साम्राज्य फ्रांस में है। कहाँ है दोस्त? फ्रांस में था, जिसे नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के समय इसका अंत कर दिया। यह पुनः जब वियना संधि हुआ था, कौन संधि हुआ था दोस्त? वियना संधि के जब हस्ताक्षर हुआ था तो फ्रांस के सत्ता में पुनः इसे बहाल किया गया। तो किस संधि दोस्त? वियना संधि के बाद इसे पुनः बहाल किया गया था बोवेन राजवंश को। तो सही आंसर जो होगा वह वियना होगा। विधान परिषद की स्थापना को
भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 में है। कितना है दोस्त? 169 में। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 175 में दिया है कि राज्यपाल सदन का सत्र संबोधित करेगा। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन है। अनुच्छेद 172 की बात करें तो अनुच्छेद 172 में वर्णित है राज्य विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। राज्य विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है।